नमस्कार। सुबह के 8 बजने के साथ हो गया है वक्त सुर्खियां अखबार की का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो अगले घंटे में हम आपको तमाम बड़े अखबारों की बड़ी हेडलाइंस के बारे में बताएंगे सरल और आसान शब्दों में। शुरुआत करते हैं दीपिका, और सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। देखिए, जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ हुई है। 2 आतंकी ढेर बताए जा रहे हैं। एक जवान भी शहीद हुआ है। अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी। हालांकि देखिए, अलग अलग अखबारों में इस खबर को छापा गया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। वहीं एक सीआरपीएफ जवान भी मुठभेड़ में शहीद हो गया है। कल भी सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया था। तो ये बड़ी खबर जिसे अलग अलग अखबारों में जगह मिली है। बिल्कुल, देखिए ये खबर इसलिए मोनिका खास हो जाती है क्योंकि 72 घंटे के भीतर 3 बड़ी वारदातों को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने कायराना हरकत के जरिए अंजाम दिया है। आपको बता दें, जवान बलिदान हुए, पाकिस्तान का दूसरा आतंकी भी ढेर कर दिया गया। 15 घंटे ये मुठभेड़ चली थी जिसमें हथियार, गोला बारूद, नकदी बरामद की गई। तो आतंकियों का पता लगातार पता जो है लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि कठुआ जिले के सेंडा सोहन गांव में सुरक्षा बलों ने 15 घंटे चली मुठभेड़ में एक और पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया। ये आतंकी मंगलवार की रात ही मारा गया था। हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान भी बलिदान हो गए हैं। बलिदानी जवान कबीर दास मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले थे। तो फिलहाल देखिए, आपको बता भी रहे हैं मोनिका कि लगातार जो आतंकवादी हैं वो सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसके 2 बड़े कारण हो सकते हैं। पहले तो विधानसभा चुनाव जो चाहते हैं, जो होने वाले हैं, उन विधानसभा चुनावों में चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव ना हो। दूसरी ओर जिस तरीके से अब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो उस अमरनाथ यात्रा में भी कहीं ना कहीं अड़ंगा पैदा करना चाहते हैं मोनिका। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं आतंकियों का जो मकसद है, दहशतगर्दों का मकसद है लोगों के बीच दहशत पैदा करना, वही कोशिश की जा रही है। और पिछले 10 सालों के दौरान हमने देखा है कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो भी अपने आप को ना कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं बाकी जो भारत है उससे हिस्से। और वही बात दहशतगर्दों को रास नहीं आ रही है। यही वजह है कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक मतभेद जो है वो पैदा हो। जो डिस्टेंस पहले हुआ करता था, वो डिस्टेंस दोबारा से आए जम्मू कश्मीर और बाकी जो भारत का हिस्सा है उसके बीच। लेकिन देखिए, इसी को नाकाम करना है और इसी के लिए सुरक्षा बल भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। और यही बात वहां के लोकल लोगों को भी समझाई जा रही कि लगातार वो सुरक्षा बलों के संपर्क में रहें, उनसे कांटेक्ट करें, उनकी मदद करें ताकि इन आतंकियों की धरपकड़ की जा सके। और इसी के मद्देनजर देखिए स्केच भी जारी किए गए हैं। बिल्कुल, हमने ये भी देख रहे हैं मोनिका कि जिस तरीके से जो आतंकवादी हैं, जो कायराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं, जो पैटर्न है ना, उस पैटर्न में भी बदलाव आप देख पा रहे होंगे। पैटर्न पहले ये होता था कि मारो और मरो की रीति, आप खुद भी मर जाते थे। आपने अभी देखा होगा जिस तरीके से श्रद्धालुओं से भरी जिस बस पर आतंकवादियों ने हमला किया था, खुद जब बस नीचे चली गई थी वहां आतंकवादी पहुंचे नहीं थे नीचे जाने के लिए, यानी कि अपने आप को भी आतंकवादी सेफ रखना चाहते हैं। ये एक नई रणनीति अपना रखी है। हालांकि इसी रणनीति को तोड़ने की कोशिश जो है वो सेना लगातार कर रही है। हमारी कोशिश यही रहती है और सेना की कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो आतंकवादी घटना है उस पर अंकुश लगाया जा सके। हालांकि देखिए, समय समय पर ये कायराना हरकतें जो करते हैं इसका सबक जो है बड़ा भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए पिछले एक हफ्ते से मैं कश्मीर में ही थी और वहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल जो है फिलहाल तैनात किया गया है। लगातार जो है कॉन्वे गुजर रहे हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि वहां की जो जनता है, साथ ही साथ जो टूरिस्ट बाहर से पहुंच रहे हैं, उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। घबराने की जरूरत नहीं है, लगातार जो है वो कहा जा रहा है, क्योंकि सेना अपना काम लगातार करती हुई नजर आ रही। बहरहाल आगे बढ़ेंगे खबरों में। कुवैत में रिहायशी इमारत में लगी आग, 42 भारतीय समेत 49 लोगों की मौत हुई है। दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी है। देखिए, न सिर्फ दैनिक जागरण ने बल्कि तमाम बड़े अखबारों ने इसको जगह दी है। देखिए, कुवैत की इमारत में भीषण आग, 40 से अधिक भारतीयों समेत 49 की मौत हो गई है। और ये वाकई में बहुत दर्दनाक है, क्योंकि इसको लेकर जब से खबर सामने आई है तब प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाई लेवल जो मीटिंग है वो बुलाई है। और देखिए किस तरीके से जो राज्य मंत्री हैं, हम कह सकते हैं, वह भी रवाना हो गए हैं। बाकायदा मुआवजे का ऐलान भी किया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर। तो आपको बताया जा रहा है कि पीएम ने विदेश राज्य मंत्री केवी सिंह को कुवैत भेजा। राहत बचाव की निगरानी की जाएगी। श्रमिक रहे थे 6 मंजिला इमारत में, ये तय क्षमता से बहुत ज्यादा था। तो देखिए, ये जो मोनिका भी तस्वीर आप तक साझा करी है, ये 40 से अधिक भारतीयों की मौत हो गई है। ये भीषण आग लगी
पूरी एक इमारत थी, एक बिल्डिंग के अंदर ही आग लगी थी। हालांकि आपको ये भी बताए थे कि इस स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा भी कर रहे हैं। इधर घायल जो है भारतीय राजदूत है, उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं। मोनिका, बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी और विदेश मंत्री ने मंगाव पे घटना पर शोक जताया है। कुवैत के अमीर ने जांच के आदेश दिए हैं। ज्यादातर जो मृतक यहाँ पर बताए जा रहे हैं वो अधिकांश केरल के हैं, तमिलनाडु के और उत्तर भारत के राज्यों के थे और इनकी जो उम्र बताई जा रही है वो 20 साल से 50 साल के बीच है। इस बीच देखिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुआ है। भारतीय दूतावास ने कहा कि भारतीय कामगारों के साथ हुई दुखद घटना के लिए आपातकालीन नंबर्स जारी किए गए हैं। सभी संबंधित लोगों से अपडेट के लिए हेल्पलाइन नंबर से जुड़ने का अनुरोध किया गया है। एक बार नंबर भी बता देते हैं, 965655052446। इसके साथ ही साथ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहुत दुखद ये घटना रही है। मैं मृतकों के परिजनों और जो उनके मित्र उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। घायल लोगों के जल्द शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कुवैत स्थित भारतीय दूतावास पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। जयशंकर ने भी कुवैत समकक्ष से बातचीत की है, पल पल की अपडेट मांगी है। साथ ही साथ देखिए इस आगजनी में जो लोग मारे गए थे उनके पार्थिव अवशेषों को जल्द स्वदेश वापस लाने का आग्रह भी उन्होंने किया है। एक्सपर्ट ट्वीट किया है, कहा है कि लगातार हम बात कर रहे हैं और आश्वासन दिया गया है कि घटना की पूरी जांच की जाएगी, जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। बिल्कुल, देखिए सबसे दुखद तो ये रहा मोनिका कि जिस वक्त ये आगजनी की घटना घटी थी, 6 मंजिला इमारत ये बताई गई है। कहा जा रहा है कि आग निचले तबके में लगी और निचली मंजिल में लगी। इसके बाद आग लगातार फैलती गई। जो श्रमिक थे वो उस वक्त सो रहे थे और सोते ही वो रह गए। दम घुटने के चलते उनकी मौत हो गई। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि 49 मजदूरों की मौत है और इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस बिल्डिंग में क्षमता से ज़्यादा श्रमिक रह रहे थे। इसका पता अब गंभीरता से लगाया जाएगा, जांच की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद सक्रिय हैं। राज्य मंत्री को भी वहां पर भेजा गया है जो इस पूरे मामले की तस्दीक करेगा। समझेंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना घट कैसे गई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मोनिका। नीट यूजी में ग्रेस मार्क्स दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अब बता दें आपको, लगातार जो सुनवाई चल रही है, इस सुनवाई में भी इस पूरे बाबत सुनवाई हो सकती है। दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल आपको बता दें कि नीट यूजी 2024 में ग्रेस मार्क्स दिए जाने को लेकर, जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उसी को लेकर कोर्ट में याचिका को दाखिल किया गया। इसी के साथ ही याचिका में शीर्ष अदालत से परीक्षा प्रक्रिया और नीट यूजी 2024 के परिणामों की जांच के लिए अपनी निगरानी में विशेष समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है। बिल्कुल, देखिए हेडलाइन भी आपको दिखाई है। क्या है ये नीट? क्या बावजूद लीक को मानने से एनटीए का इनकार निष्पक्ष परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। तो देखिए कई ऐसे सवाल हैं जो जाहिर तौर पर खड़े हो रहे हैं, जैसे कि सेंटर के तमाम छात्रों के एक तरह के अंक कैसे आ रहे हैं, एक दिन के लिए आपने रजिस्ट्रेशन विंडो को क्यों खोल दिया गया है। तो ये तमाम वो सवाल हैं जो कि इसमें उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए कांग्रेस सांसद ने कहा कि नीट में 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिले हैं। 44 छात्र तो ऐसे हैं जिन्हें ना जाने किस फॉर्मूले से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। क्या ये सच है कि एनटीए अध्यक्ष घोटाले के लिए गठित जांच कमेटी के भी अध्यक्ष हैं? ये संघ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रहे हैं। क्या इनमें भर्ती परीक्षा में हुई विसंगति प्रायोजित थी? ये तमाम सवाल जो हैं वो इसके बाद उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, चूंकि मामला अभी थमेगा नहीं। और ये भी देखिए ना, जब भी कोई राज्य कुछ भी परीक्षा को आयोजित करवाता है, अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी दरोगा की भर्ती निकली थी, तब उस वक्त भी किस तरीके से धांधली की खबरें अब आम हो गई थी। तब धांधली हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ छात्रों को भुगतना पड़ता है। और यही एक बड़ी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर गंभीरता से सुनवाई कर रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मोनिका। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में पानी की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पानी माफिया को घेरा है। दिल्ली सरकार से सवाल पूछे हैं। द हिंदू ने इस खबर को तरजीह दी है, हालांकि अलग अलग अखबारों में इसको जगह दी गई है। तो दिल्ली में जल संकट लगातार बना हुआ है और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल जो हैं वो दागे हैं। देखिए तक खबर बहुत बड़ी, और इसी के साथ आपको बता रहे हैं
तो लोग पानी के लिए परेशान हैं। टैंकर माफिया पर क्या कार्रवाई की गई है, जरा ये बताइए। हिमाचल प्रदेश से पानी आ रहा है तो जा कर रहा है। तो कल देखिए सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट लगातार मोनिका सख्त होता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता है कि आप इस बाबत, यानी कि दिल्ली सरकार इस बाबत क्या कुछ कराए। देखिए, हरियाणा सरकार को कहा गया कि आप पानी छोड़िए, हिमाचल को कहा गया पानी छोड़िए। हिमाचल अब जब पानी दे रहा है तो ये पूछा जा रहा है कि वो पानी जो दिया जा रहा है वो पानी आखिरकार 137 क्यूसेक पानी जा का रहा है। हरियाणा सरकार का कहना है कि आपके हिस्से का पानी तो हम समय समय पर आपको देते ही हैं, आप किस बाबत ये सवाल खड़े कर रहे हैं। ये भी कहा हरियाणा ने, बहुत बड़ी बात कही हरियाणा ने कि देखिए आपको जो पानी मैसर किया जा रहा है, जो भेजा जा रहा है, आपके अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर रख रखाव का अभाव है। बहुत लंबा वक्त हो गया है, आपकी पाइपलाइनें नहीं सुधारी गई हैं। इस बीच बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी ने कहा यदि पानी है ही नहीं तो पानी जो आ रहा है टैंकर माफियाओं के पास कहां से आ रहा है। और वाकई में ये प्रश्न जो है बड़ा लाजमी भी है। बिल्कुल। और देखिए, कोर्ट ने कहा कि सरकार अगर एक्शन नहीं लेगी तो पुलिस से कहेंगे। जल संकट पर दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवाल जो है वो दागे गए हैं। दिल्ली सरकार से कहा है कि हलफनामा दे। हिमाचल सरकार से भी सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार से भी खिंचाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने पहले 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने की बात कही थी, लेकिन बाद में कहा कि बैराज में पहले ही पानी प्रवाहित किया जा चुका है। पहले के बयान के आधार पर हमने आदेश पारित किया था। अगर पहले से पानी छोड़ रहे थे तो गलत बयान क्यों दिया जा रहा था। तो ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो दागे हैं। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा में करेंगे सपा का प्रतिनिधित्व। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब संसदीय चुनाव से शानदार प्रदर्शन से वे उत्साहित नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का अगला लक्ष्य 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का है और इसके लिए पार्टी अभी से ही तैयारी शुरू कर रही है। तो देखिए, अखिलेश यादव साफ तौर पर बेहद कह सकते हैं कि उत्साह से लबरेज हैं और अब उन्होंने ठाना है कि समाजवादी पार्टी की आवाज को संसद में बुलंद किया जाएगा। देखिए, अखिलेश resigns as MLA from UP Assembly will represent कन्नौज in लोकसभा। अखिलेश यादव देखिए पहले भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं कन्नौज सीट से और एक बार फिर उन्होंने एमएलए पद से इस्तीफा दिया है और अब जो है वो कन्नौज से सांसद हैं, चुने गए हैं। सुब्रत पाठक को उन्होंने हराया इन लोकसभा चुनावों में और बड़ी जीत हासिल की है समाजवादी पार्टी ने। और देखिए, उसी कड़ी में अखिलेश यादव ने रिजाइन कर दिया है। विधानसभा का हिस्सा नहीं होंगे बल्कि अब समाजवादी पार्टी का महागठबंधन का, यूं कहें कि हम जो है पक्ष रखते हुए दिखाई देंगे लोकसभा में। अच्छा, इसके अलावा देखिए बहुत दिलचस्प एक खबर यहाँ पर भी छापी गई है अमर उजाला में। शिवपाल नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में है। अब समझिए कैसे। अखिलेश का इस्तीफा होते ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो उत्तर प्रदेश में खाली हो गया। तीनों का इस्तीफा प्राप्त होने की पुष्टि विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने की। नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में अब सपा नेता शिवपाल यादव, राम अचल राजभर, इंद्रजीत सरोज और कमाल अख्तर आगे हैं। अब देखिए, चूंकि अब जाहिर सी बात है नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और अब ये देखा जाएगा कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। अखिलेश यादव ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, कन्नौज से सांसद चुने गए हैं। अब तैयारी जो है वो आगे की है। आगे की तैयारी इसलिए कर सकते हैं, लोकसभा चुनाव में बहुत शानदार प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने किया और जाहिर सी बात है उत्साह से लबरेज है। अब यहाँ पर साफ तौर पर अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की आवाज को, INDIA की आवाज को हम संसद से बुलंद कर सकें। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि देखिए पीडीए का पक्ष जो है अब रखा जाएगा मजबूती के साथ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उसे लोकसभा में रिप्रेजेंट करेंगे। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर हो रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। कि
भारत क्या सोचता है, यानी कि भारत की सोच से बहुत कुछ निर्भर करता है। इस बीच आपने ये भी देखा होगा कि रक्षा क्षेत्र की यदि हम बात कर लेते हैं तो रक्षा क्षेत्र में पहले कभी हम शस्त्रों को लेने वाले हुआ करते थे और अब देखिए हम मैन्युफैक्चरर हब भी बन के तैयार हो गए हैं। यानी कि अब हम तमाम देशों को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, यानी कि तमाम चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको उपलब्ध कराते हैं। ये तमाम जो बड़ी बातें होती हैं, जब इस तरह की बैठकें होती हैं ना, उसमें इनका प्रभाव मोनिका बन जाता है। और जिस तरीके से आप भी चर्चा करी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी बात हो सकती है, पर्यावरण को लेकर बात हो सकती है, तो तमाम बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भारत की राय ली जा सकती है और भारत इन मुद्दों पर शामिल हो सकता है। तो देखिए तमाम ऐसे ग्लोबल इश्यूज रहेंगे जो इस दौरान छाए रहेंगे। इसके साथ ही साथ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पुतिन के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी द्विपक्षीय चर्चा हो सकती है। ऐसे तमाम जो है बातें कही जा रही हैं। वहीं यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और कनाडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ भी बातचीत हो सकती है, यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ भी। तो तमाम ये बड़े जो हैं नेता इस दौरान हिस्सा लेंगे बैठक में और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, यानी समझिए भारत के साथ जो है द्विपक्षीय चर्चा हो सकती है। किस तरह से देशों के बीच जो है आपसी संबंधों को प्रगाढ़ किया जाए, ये और इस दौरान इस जो तरह है की तय किया मीटिंग जाएगा। होती है, G7 हो गया, G20 हो गया, इनका मकसद यही होता है कि तमाम जो देश हैं वो आपस में मिलजुल कर रहें। और अब आप देखिए ना, जब शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ गया था तो सबसे पहले फर्स्ट पंक्ति में जिनको रखा गया था वो आसपास के जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनको न्योता दिया गया था और वह भी शामिल हुए थे। तो कहीं ना कहीं आपसी संबंधों को मजबूत करना की पहली प्राथमिकता भारत की हो जाती है। चलिए मोनिका आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, देखिए 24 जून से शुरू होगा लोकसभा का नया सत्र। नए सांसद होंगे और स्पीकर शपथ लेंगे। द हिंदू ने इस खबर को तरजीह दी है। इसके अलावा और भी अखबारों में इसे जगह मिली है। देखिए, शपथ की अनिवार्यता पूरा करने के लिए 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून 2024 से शुरू होगा। पहले 3 दिन प्रोटेम स्पीकर द्वारा सांसदों का शपथ ग्रहण कराया जाएगा। इसी क्रम में 26 जून को लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को नवगठित लोकसभा के साथ राज्यसभा के सदस्यों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। तो देखिए लोकसभा सेशन फ्रॉम जून 24, न्यू एमपीज टू टेक ओथ, इलेक्ट स्पीकर। तो चूंकि देखिए लोकसभा चुनाव हो ही चुके हैं और नए सांसद जो हैं आम जनता ने चुन लिए हैं और अब नया सेशन जो है वो 24 जून से शुरू होगा, जिस पर सभी की निगाहें रहेंगी। 24 जून से 3 जुलाई तक सेशन चलेगा। 18वीं लोकसभा का पहला सेशन है ये। और इस दौरान ये देखिए ये जो है ऐलान किया गया है किरण रिजिजू द्वारा। इसके साथ ही साथ अगर राज्यसभा के सेशन की बात करें तो 27 जून से राज्यसभा का सेशन जो है वो शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो दोनों सदनों को संबोधित करेंगी 27 जून को। और नई सरकार अगले 5 साल में क्या कुछ काम करेगी, इसका रोड मैप इस दौरान तैयार किया जाएगा। देखिए इस दौरान जो है जो एमपी इलेक्ट हुए हैं वो शपथ लेंगे। ये तमाम चीज़ें इस दौरान देखी जाएंगी। ये भी तय किया जाएगा कि 10 साल में तो ये काम हो चुका है, लेकिन अब जब तीसरी बार सरकार बनी है तो क्या कुछ जनता के हित में किया जाए, कौन सी नीतियां जो है वो बनाई जाएं ताकि जनता का विश्वास जो है वो प्रगाढ़ हो। जाहिर तौर पर जनता ने अगर एक बार और चुना है तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं सरकार से। अब इससे बड़ी बात ये भी है मोनिका, किस तरीके से देखिए अब जो सत्र शुरू होगा जाहिर सी बात है स्पीकर का चुनाव भी होना है। यहाँ पर बड़ी जद्दोजहद की स्थिति है। यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू ये चाहते हैं या उनकी पार्टी ये चाहती है कि स्पीकर जो हो उनकी पार्टी से चुना जाए। अब यहाँ पर मसला और पेच आके फंसेगा, देखने वाली बात होगी स्पीकर का चुनाव कैसे होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मोहन मांझी और चंद्रबाबू नायडू ने ली सीएम पद की शपथ। आज पेमा खांडू लेंगे अरुणाचल प्रदेश के पद की सीएम पद की शपथ। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल देखिए किस तरीके से अब तमाम जो चेहरे हैं एक के बाद एक शपथ ग्रहण करी है। कल का दिन बड़ा खास था। कल किस तरीके से शपथ ग्रहण की गई थी और अब ये माना जा रहा है कि पेमा खांडू, चूंकि इस बार अरुणाचल प्रदेश में सरकार बीजेपी ने बनाई और शानदार इस वक्त उनका प्रदर्शन रहा था। देखिए इसके बाद आपको बता रहे हैं कल की तस्वीरें भी जो मोनिका आपको दिखा रही हैं। फिलहाल ये देखिए नायडू, मांझी, सीलपार, शिवसेना आंध्रा एंड ओडिशा। तो बड़ी जीत जो है ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है, या फिर यूं कहें कि पहली दफा इतनी बड़ी जीत, जिसके बाद काफी गदगद भी दिखाई दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब देखिए
ये जो है स्थिति नजर आ रही है ओडिशा में और आपका आंध्र प्रदेश में। जाहिर सी बात है, देखिए चूंकि अरुणाचल प्रदेश का जिक्र किया जाएगा, जो पेमा खांडू होंगे, कल किस तरीके से ओडिशा में 16 संसदीय मंत्रिमंडल में 2 डिप्टी सीएम केवी सिंह देव और पार्वती परिदा ने शपथ ग्रहण की थी। राज्य में भाजपा ने पहली बार सरकार बनाई है। मांझी को यहां पर मौका दिया गया। मांझी के बारे में यदि आपको बता दें तो आदिवासी वर्ग से वो संबंध रखते हैं और इसके अलावा ये भी जान लीजिए, उड़ीसा में बड़ी जीत इसलिए भी मानी जा रही थी क्योंकि नवीन पटनायक की जो सरकार है, बीजेडी की सरकार है, बीजू जनता दल की सरकार है, वो 24 साल से एक छत्र राज्य कर रही थी और इस एक छत्र राज्य को कहीं ना कहीं बीजेपी ने उखाड़ कर फेंक दिया। और यही बड़ी बात है कि उड़ीसा में सरकार बनाना अपने आप में एक कह सकते हैं कि बड़ी बात बीजेपी ने कही। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीत लिया गया पेमा खांडू, आज आपको बता दें बताओ सीएम चुने जाएंगे। कल आपने ये भी देखा था कि जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू जो कि चौथी मर्तबा सीएम बने, उनके शपथ ग्रहण में भी प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए और तस्वीर बड़ी खास आई थी जब उनकी पीठ वो थपथपा रहे थे। बिल्कुल, और देखिए तस्वीरों का जिक्र हो रहा है तो दिखाना भी मैं चाहूंगी कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। ये देखिए तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करते हुए उन्हें बधाई देते हुए। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मांझी से किस तरह से मुलाकात कर रहे हैं। ये काफ़ी गौरवान्वित पल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, चूँकि ओडिशा में बहुत ज़्यादा कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही थी और वो कोशिश जो है दीपिका, वो कहीं ना कहीं सफल भी होती हुई दिखाई दी है। काफ़ी गदगद नजर आई भारतीय जनता पार्टी इससे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस खबर की जिसका आप सभी से सरोकार है, यानी कि गर्मी की हम बात करते हैं। दिल्ली में गर्मी से कोई राहत फिलहाल नहीं है। 44 डिग्री पारा हो चुका है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हर खबर ने इसको जगह दी है। अमर उजाला की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आसमान से आग बरस रही है, पारा 44 डिग्री पार हो गया है। देखिए गर्मी से झुलसा यूपी, फिलहाल राहत के कोई आशा नहीं है। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त आपको बता दें कि प्रचंड गर्मी पड़ रही है। हीट वेव का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। 44 से 45 डिग्री तक पारा पहुंच गया है। और देखिए इसको लेकर सनस्ट्रोक की बात करी जाए दिल और इसके साथ हीट वेव की बात करी जाए, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। 47.5 डिग्री के साथ यदि हम उत्तर प्रदेश के सिनेरियो की बात करते हैं तो कानपुर सबसे ज्यादा गर्म रहा। रात का पारा 33 डिग्री रहा है। 7 शहरों ने गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने बांदा, चित्रकूट, कानपुर देहात और नगर समेत 7 शहरों में भीषण लू को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। और देखिए ये जो असर है ना मोनिका, ये अभी आगे भी बना रहेगा, क्योंकि कल ही आपको बता दें एडवाइजरी जारी की गई है कि 3 दिन तक हीट वेव जारी रहेगी। लू से आप बच के रहिए और बहुत ज़रूरी नहीं हो तो 12 बजे से लेकर शाम की 5 बजे तक आप घरों से बाहर कतई ना निकले, ये जरूर ख्याल रखा जाए। और देखिए हीट वेव का अलर्ट है। इस बीच लगातार लोग जो है रुक कर रहे हैं पहाड़ों का ताकि कुछ राहत मिल पाए, क्योंकि देखिए ये जो इलाका है दिल्ली एनसीआर का इलाका हो गया, हरियाणा हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर गर्मी अपने चरम पर नजर आ रही है और फिलहाल कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ऊपर से देखिए हीट वेव का अलर्ट भी जारी है। 18 जून तक की तारीख दी गई है जब तक ये अलर्ट बना हुआ है। लगातार मौसम विभाग इस बीच अपडेट कर रहा है और एडवाइजरी जो है वो जारी की जा रही है और इसी वजह से शायद पहाड़ों में भी वो लंबी लंबी कतारें जो है रास्तों में नजर आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि किसी भी तरह की राहत उन्हें मिले। दरकार राहत की है गर्मी से और इसीलिए पहाड़ों का रुख भी किया जा रहा है। यहाँ भी एडवाइजरी जारी की जा रही है, जितना ज़्यादा हो सके खुद को हाइड्रेट रखें, गर्मी में जाने से बचें, बाहर निकलने से बचें और अगर निकल ही रहे हैं तो कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। और ये जो इसके दीपिका ने भी जिक्र किया कि दोपहर 12 बजे से वक्त है शाम 4-5 बजे का, जब आपको बाहर निकलने से बचना है, क्योंकि गर्मी से संबंधित बीमारियां जो हैं, परेशानियां जो हैं, चाहे हम उल्टी दस्त की बात करें या डिहाइड्रेशन की बात करें, ये भी लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं, लोगों की दिक्कतें बढ़ाती हुई दिखाई दे रही हैं। और यदि बारिश का यदि आप इंतज़ार कर रहे हैं तो थोड़ा इंतज़ार आपको करना होगा। अभी 10 से 12 दिन और लगेंगे मानसून के आने के लिए, तो फिलहाल अपने आप को बचा के रखिए, गर्मी से बच के रहिए। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। आंध्र प्रदेश में सीएम की शपथ ग्रहण का वीडियो वायरल हुआ। आपको बता दें तमिल में नायडू से बीजेपी नेता तमिलिसई को नसीहत देते गृह मंत्री अमित शाह नजर आए हैं। तो हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है। देखिए आपको बता रहे हैं
इस खबर को किस तरीके से जगह दी गई। देखिए, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के साथ बातचीत कर रहे थे, तभी मंच पर तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल और तमिलनाडु बीजेपी की पूर्व अध्यक्ष तमिलसाई सौंदरराजन सामने आकर उन्हें नमस्कार करती हैं और वो आगे बढ़ ही रही थी, तभी अमित शाह उन्हें कुछ कहने के लिए रोक लेते हैं। दोनों के बीच बातचीत होती है। गृह मंत्री की भाव भंगिमा को देखकर लोग कहने लगे कि तमिलसाई को नसीहत मिली है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। देखिए, खबर भी लगातार हिंदुस्तान टाइम्स से बकायदा मैं फोटो छापी है जिसमें थोड़ा झुक रही हैं। पीछे हमारी तस्वीर भी चल रही है, वीडियो चल रही है जिसमें आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए, शाह एंड तमिलसाई's intervention puts the spotlight on the rumbling in the BJP's TN unit. तो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह takes to the former government तमिलसाई सुंदरराजन और ये तमाम बातें जो लुक्स उनका था उस लुक्स को लेकर चिंता जाहिर की गई है। हालांकि वार्तालाप क्या चल रहा है, इन द शॉर्ट क्लिप वी कैन फॉर्मर गवर्नर ऑफ तेलंगाना एंड द डिफीट बीजेपी कैंडिडेट्स फ्रॉम द चेन्नई साउथ काउंसलिंग इन द तमिलनाडु इन द रिएक्ट लोकसभा इलेक्शन। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए, यदि हम इस बात को ऐसे भी देख सकते हैं, कल का जो दिन था बड़ा ही खास नजर आ रहा था। जैसे कि जब साफ तौर पर चंद्रबाबू नायडू शपथ ग्रहण कर रहे थे और इसको लेकर थोड़ा सा जो अग्रेसिव नजर आ रहे थे आपको, कहीं ना कहीं अमित शाह दिख रहे होंगे। हालांकि उनका कहने का मतलब क्या था, बॉडी लैंग्वेज क्या कही थी, थोड़ा सा नाराजगी जाहिर की गई थी। और देखिए, उन्होंने बाकायदा उंगली हिलाई है, हाथ हिला के उनको किसी बात को समझाने के लिए कहा जा रहा है या किसी बात को मनवाने के लिए वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं किया जाएगा। हालांकि अंदर खाने क्या बात है वो सामने नहीं आई, लेकिन कैमरे ने उस बात को कैप्चर जरूर कर लिया है। और अब चूंकि देखिए दीपिका, कैमरे में कैप्चर हो चुके हैं वो तस्वीरें, तो ऐसे में इसे लेकर तमाम तरह के कयास जो है वो भी लगाए जा रहे हैं। एक बात से निकलकर चार बातें भी जोड़ी जा रही हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं और उसके बाद जिस तरह से हर एक तस्वीर पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और प्रतिक्रियाओं पर प्रतिक्रियाएं, और दूसरा जाहिर तौर पर देखिए इंटरनेट का दौर है और इंटरनेट के दौर में आप समझ सकते हैं कि एक बात किस तरह से, एक बात की चार बात बनती है, मैंने कहे कि तिल का ताड़ बनता है। उसी कड़ी में ये वीडियो जो है वो वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल, एनसीपी चीफ शरद पवार का जो है आपको बताते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किस तरह से तंज कसा है और कहा है कि एक इंसान के मन से चलने वाली सरकार का हुआ है खात्मा, सभी की राय अब लेनी होगी, ये उन्होंने तंज कसा है। द हिंदू ने इस खबर को तरजीह दी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर तंज कसा है। पवार ने कहा कि पीएम मोदी व्यक्ति तो ठीक ठाक है लेकिन चुनाव के दौरान उन्मादी हो जाती हैं। ये शरद पवार ने अपने ही अंदाज में जो है प्रतिक्रिया दी है, या फिर यूं कहें कि टॉन्ट किया है, तंज कसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। जाहिर सी बात है मोनिका, हम कह सकते हैं कि लगातार जो भाषा शैली है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि यदि हम एनसीपी की बात कर लें, शरद पवार के गुट की बात करें, तो इस वक्त लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो बहुत शानदार प्रदर्शन उनका रहा था। और जो असली और नकली की लड़ाई थी उनकी, उनके भतीजे में अजित पवार की जो लड़ाई थी, उसमें कहीं ना कहीं बाजी मारते हुए शरद पवार दिखाई दिए हैं। और शरद पवार का यही कहना है कि साफ तौर पर पीएम व्यक्ति अच्छे हैं लेकिन तमाम चीज़ों में सुधार करने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, नसीहत शरद पवार देंगे जरूर। और देखिए, जाहिर तौर पे देखिए बहुमत नहीं मिला है भारतीय जनता पार्टी को, जो सरकार है ये एनडीए की सरकार है और यही टॉन्ट जो है वो शरद पवार की तरफ से कसा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे व्यक्तित्व के हैं लेकिन चुनाव के दौरान उन्मादी हो जाते हैं। लेकिन अब जो है सबकी राय लेनी होगी, सबकी राय से ही आप समझ सकते हैं कि अब बीजेपी अकेले अपने दम पर कोई भी फैसला नहीं ले पाएगी, चूंकि बहुमत उनके पास नहीं है। ऐसे में मेजॉरिटी नहीं होने की वजह से जो तमाम दल है, सहयोगी दल है एनडीए के, उन सभी की राय लेनी होगी, तब कहीं जाकर कोई बड़ा फैसला जो है इस दौरान लिया जा सकता है। देखिए दीपिका, जाहिर तौर पर बहुत बड़ा चैलेंज है। 2014-19 हो गए लेकिन 24 में चूंकि ये सरकार एनडीए की है और बहुमत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के पास ये बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरह से वो कड़े फैसले लेंगे जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। 2024 के बाद अगले 5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। उन उम्मीदों को किस तरह से पूरा करेंगे, अपनी छवि को बरकरार रखेंगे जो कड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है। और देखिए, इन तमाम चीज़ों के बाद भी मोनिका हम ये कह सकते हैं कि फैसले तो बड़े लिए जाएंगे, कड़े लिए जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से जब से
यूँ कह सकते हैं कि बीजेपी जीती, या यूँ कहें कि एनडीए वापस से सत्ता में आई है। तो आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी का वर्चस्व भी अभी इतना है कि 10 के 10 विभाग अपने पास, जो बड़े विभाग हैं, बीजेपी ने अपने पास रख रखे हैं, जिसमें आपको याद होगा किस तरीके से नीतीश बाबू यानी कि जेडीयू का जिक्र किया। तब ये चाह रहे थे कि कृषि विभाग उनके पाले में जाए, या फिर चंद्रबाबू नायडू के बारे में कहा जा रहा था कि वह भी बड़ा विभाग चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2014 का जिक्र कर लिया जाए, 2019 का जिक्र कर लिया जाए, या फिर 2024 का जिक्र कर लिया जाए, तमाम जो 10 के 10 बड़े विभाग हैं बीजेपी ने अपने पास रख रखे हैं। हालांकि अभी यूं कहते हैं बहुमत बीजेपी को अपने बूते नहीं मिला, लेकिन बीजेपी का जो प्रभाव है वो कम नहीं हुआ है, ये सभी जानते हैं। चलिए मोनिका, आगे बढ़ जाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, जम्मू में आतंकी हमले कर रहे हैं और पीएम मोदी जश्न मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं के बस पर आतंकवादियों ने ये हमला किया था। इसी के साथ हमले को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस हमले के लिए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद राहुल ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया। जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं की मौत पर पीएम मोदी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वो इस समय बधाई संदेश का जवाब देने में व्यस्त है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, बधाई संदेशों का जवाब देने में व्यस्त नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर में निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया गया। श्रद्धालुओं के परिवारों की चीख तक पीएम को सुनाई नहीं दे रही है। तो फिलहाल देखिए किस तरीके से राहुल गांधी एक बार फिर से सामने आए। राहुल गांधी ने बेबाकी से बयानबाजी करी और देखिए साफ तौर पर कटघरे में खड़ा कर दिया है राहुल गांधी ने। ये देखिए, Why is PM busy celebrating when there are terror strikes in Jammu Kashmir? ये राहुल गांधी ने तंज कसा है। देखिए, जिस दिन शपथ ग्रहण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तीसरी सरकार बन रही थी, उसी दिन पहला हमला जम्मू कश्मीर में हुआ था। ऐसे में विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जश्न में डूबे हुए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं। सरकार जश्न में डूबी है, उनके पास वक्त नहीं है कि वो वहां पर जाकर जो है हालात को देखें, किस तरह से श्रद्धालुओं को बुरी तरह से मारा जा रहा है कश्मीर में, और एक के बाद एक आतंकी घटनाएं हो रही हैं। चाहे हम रियासी की बात करें, कठुआ की बात करें, डोडा की बात करें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो है जश्न मनाने में बिजी हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो तंज कसा है राहुल गांधी ने, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कसा है। उन्होंने कहा कि देश जो है जवाब चाहता है, देश जवाब की डिमांड कर रहा है कि किस तरह से ये आतंकवादी जो हैं ये लगातार इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, बावजूद इसके ये पकड़े नहीं जा रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री जो है, जो दावा करते हैं कि पाकिस्तान को वो कड़ा जवाब देते हैं, लेकिन फिलहाल देखिए उनके पास वक्त नहीं है। और जम्मू कश्मीर में फिलहाल जो हालात है वो किसी भी तरह से सामान्य नहीं है। ये तमाम बातें जो है उन्होंने कहा कि 10 साल के दौरान जो चौथी छाती चौड़ा करने की जो बात उन्होंने कही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके पास वक्त नहीं है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति पर वो जरा सा भी गौर फरमाए। जाहिर तौर पर देखिए बहुत बड़ा मसला हुआ है जम्मू कश्मीर में, एक के बाद एक आतंकी वारदातें हुई हैं। विपक्ष तो जवाब मांगेगा ही सरकार से, लेकिन इससे पहले, बोलने से भी पहले राहुल गांधी को 100 मरतबा सोचना होगा कि धारा 370 किसने हटाई है और किस तरीके से। यदि हम पर्यटन के क्षेत्र की बात करते हैं तो देखिए 10 साल में पर्यटन जो है जम्मू कश्मीर में बहुत फला फूला है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे वो पत्थरबाजी की घटनाएं हो, चाहे वो टारगेट किलिंग हो। तो किस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी सक्रिय थे, काफ़ी हद तक इन चीज़ों से राहत मिली है। हालांकि देखिए जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये भी बताते हैं कि यहाँ पर आतंकवादी इसलिए बौराए हुए हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं कि उनको जो क्षेत्र में मदद मिलती थी, जो स्थानीय मदद मिलती थी, वो स्थानीय मदद उनको नहीं मिल रही है। इससे के लिए ही आतंकवादी ज़्यादा बौखलाहट में आए हुए हैं। तो फिलहाल तमाम चीज़ों पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कमाल, इम्पैक्ट रैंकिंग में भारत को मिला है नंबर 1 स्थान। अमर उजाला ने खबर को तरजीह दी है। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2024 में भारत को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। ये देखिए 2019 में देश के केवल 13 विश्वविद्यालय रैंकिंग में शामिल हुए थे, जो इस बार 100 से ज्यादा है। टाइम्स हायर एजुकेशन के मुख्य वैश्विक मामलों के अधिकारी
फिल पैटी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में किए गए प्रयासों की सराहना की है। पीएम मोदी के नेतृत्व का कमाल है, इम्पैक्ट रैंकिंग में दुनिया में शीर्ष स्थान पर भारत है। देखिए, इस खबर को जगह दी गई है, मोदी नेतृत्व का कमाल, इम्पैक्ट रैंकिंग में शीर्ष पर भारत है। क्या कुछ बड़ी बातें कहीं, जरा ये भी आपको बता दें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में JSS एकेडमी रही, तो GDS के तीसरे लक्ष्य अच्छा स्वास्थ्य खुशहाली के क्षेत्र में योगदान के लिहाज से दुनिया के शीर्ष 100 संस्थानों में मैसूर स्थित जगतगुरु श्री शिवरात्रेश्वर उच्च शिक्षा को पहला स्थान दिया गया है। और इसके अलावा देखिए, टाइम्स हायर एजुकेशन THE 2024 की यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग जारी हुई, जिसमें 17वें सतत विकास लक्ष्यों के लिहाज से उच्च शिक्षण संस्थानों के आधार पर तय की जाने वाली रैंकिंग में प्रतिनिधित्व के लिहाज से भारत पहले स्थान पर रहा, जो अपने आप में बहुत अच्छी और बड़ी बात है। THF ने बताया कि किस तरीके से टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2024 में भारत प्रतिनिधित्व के लिहाज से दुनिया में शीर्ष स्थान पर रहा है। कहीं ना कहीं ये तमाम जो रैंकिंग में आना है वो इस बात को दर्शाता है कि विश्वसनीयता है जो बढ़ रही है भारत के भीतर, और लोग जो हैं, चाहे वो तमाम देशों के सोच क्यों ना हो, उसमें बदलाव हुआ है। भारत पे जो विश्वास है उसको और मजबूत करता ये नजर आता है। और देखिए, इस मजबूती को और बढ़ाए रखना है, ये बड़ी चुनौती है नई सरकार के पास। बहरहाल आगे रुक करेंगे खबरों का और बात करेंगे कि भारत ने किस तरह से अमेरिका को वर्ल्ड कप मैच में हराया है। भारत ने सुपर 8 के लिए किया है क्वालिफाई। देखिए, कई अखबारों में इस खबर को तरजीह दी गई है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के 25वें मुकाबले में टीम इंडिया ने अमेरिका को हरा दिया है। न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत दर्ज की, जिसके साथ ही रोहित ब्रिगेड ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। देखिए, आपको ये खबर इसलिए बड़ी प्रमुख बताई जा रही है क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश जिन्होंने यूँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान को मात दी थी। अब कहा जा रहा था कि 2 मैच भारत भी जीत चुका था, 2 मैच कहीं ना कहीं अमेरिका भी जीत चुका था, तो ये पूरा मुकाबला था, बड़ा रोमांचक मुकाबला था। तो देखिए, 10 गेंद शेष रहित मिली जीत। सूर्य कुमार ने खेली 49 गेंदों में 50 रन की नाबाद पारी। तो भारत ने अमेरिका को 10 गेंद शेष रहते हुए 7 विकेट से रौंद दिया। T20 विश्व कप के सुपर 8 में प्रवेश कर लिया है। सूर्य कुमार यादव के नाबाद अर्धशतक, मैन ऑफ द मैच अर्शदीप यानी कि करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी से भारत जीत जरूर गया, लेकिन अपने ही क्रिकेटरों से मिलकर बनी अमेरिका जीते अंत तक भी संघर्ष किया। यानी कि देखिए, संघर्ष अमेरिका ने किया, ये बात सभी ने देखी। तो टीम अमेरिका की भी बहुत अच्छी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और देखिए, अर्शदीप सिंह रहे कल के मैच में जिन्होंने 4 विकेट की बदौलत भारत को हराया है। भारत ने मेजबान अमेरिका को 7 विकेट से हरा दिया है और सूर्य कुमार यादव ने भी अर्धशतकीय पारी खेली है। बहरहाल आगे क्या क्या होता है मुकाबले में देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सुर्खियां अखबार की में फिलहाल इतना ही। लेकिन लगातार खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। नमस्कार।